मैथमेटिक्स के बारे में पूरी दुनिया को भ्रम है अरेबियन न्यूमेरिकल सिस्टम, जबकि इसका पूरा इतिहास वो हमारी पुस्तकों में मिलेगा और किसी कोर्ट की पुस्तक में नहीं, और ऑथेंटिक है। मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करता कि किस तरह से 9वीं शताब्दी में अब्बासी डायनेस्टी का अल मंसूर बाल्ख, जो अफगानिस्तान चाइना बॉर्डर पर एक बौद्धिक मॉनेस्ट्री है, उस पर आक्रमण करता है, उन्हें इस्लामिक बनाता है, फिर बर्माई को बगदाद ले जाता है और सारे भारतीय ग्रंथों को अरबी और फारसी में अनुवाद कराता है। सिंध हिंद का राजा कैसे ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत को लेकर के गिफ्ट देता है उसको, अल मंसूर को, और बर्मई का बेटा जो बुद्धिस्ट थे, जब इस्लाम होने के बाद वो मोहम्मद खालिद बिन के नाम से फिर उस सारे ग्रंथों का अनुवाद करता है। फिर जब अब्बासी डायनेस्टी स्पेन के टोलस्टेडो तक जाती है तो वहां पर कैसे हमारी गणित पहुंचती है। और फिबोनिच सीरीज जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, वो अपने संस्मरण में लिखता है, ये जो हमने सीखा है अरब के माध्यम से आया है, भारत के गणितज्ञों से आया है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बताते। ये नहीं बताते कि आर्यभट्ट ने क्या किया, नहीं बताते कि ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, हमें नहीं बताते कि बरामीर ने क्या किया, नहीं बताते नारायण पंडित ने क्या किया, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने क्या किया, नहीं बताते। तो ये बातें बताने के लिए ही बिना पृष्ठों को बोझल किए, ये नहीं हम 400 पेज की किताब बनाएंगे, उतने ही पृष्ठों में बहुत ही खूबसूरती से आधुनिक बात करते करते डू यू नो, ग्लोरियस हेरिटेज, क्वेश्चन, डिस्कशन, पीयर लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, किसी न किसी रूप में उसको ऐसा गुथा गया है कि बच्चा बिना बोझिल हुए आधुनिक भी जाने, अपने प्राचीन गौरव से भी जुड़े, और उसके अंदर नौकर बनने का नहीं, नेतृत्व करने की क्षमता दे। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब चुनाव लड़ना नहीं, नॉलेज क्रिएशन। आज आप समझते होंगे राष्ट्राध्यक्षों को सबसे बड़ा राज कौन कर रहा है इस समय दुनिया में? राज कौन कर रहा है? क्या लगता है आपको? लाइक आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कौन राज कर रहा है? ट्रंप राज कर रहा है, सी जिनपिंग कर रहा है ना, किम जोंग कर रहा है, पुतिन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये मोहरे हैं चेहरे। राज कौन कर रहा है? बाजार। सारे युद्ध हो रहे हैं बाजार के कारण, सारे युद्ध हो रहे हैं मिनरल के कारण। जैसे ही अमेरिका कहता है कि हम टैरिफ लगाएंगे व्यापार के, बाजार के, चाइना कहता है अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो ना 150%, ठीक, अब तुम बना लेना जरा विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यूक्लियर रिएक्टर, हम तुम्हें नहीं देंगे कोबाल्ट, जिंक, लिथियम, पैलेडियम, ईडियम, यूरेनियम नहीं देंगे तुम्हें, एक्सपोर्ट बंद। घुटनों पर आ गए ट्रंप साहब, फिर टैरिफ वहां 25% हो गई। हम नॉलेज क्रिएटर नहीं है, हमने इन मिनरल्स को अपने यहाँ खुदान करके उसकी प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग करने के लिए लीडरशिप नहीं क्रिएट किया, इसलिए हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। हमारे पास बार्गेनिंग पावर सिर्फ क्या है? बाजार के उपभोक्ता होने। अच्छा बताओ, सभी लोग गुस्सा तो थे टैरिफ बढ़ने से, अभी भी गुस्सा है ना, लेकिन ये जीव मानती है क्या? अभी चले जाओ ना जरा मैकडोनाल्ड पर, पिज्जा हट पर, लंबी लंबी लाइनें मिली। तो हम तो इसके भी गुलाम हैं, जीवा के भी, और बात करते हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट लिबर्टी। अरे अपनी जीव से तुम्हें छुटकारा मिल नहीं रहा है, उसके तो गुलामी मुक्त नहीं हो पा रहे हो, किससे मुक्ति चाहते हो? तुम बकरे और मुर्गे की दावत खाने के लिए 1.5 घंटे रात में मोटरसाइकिल चला के जा रहे हो, कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हो? कैसी स्वतंत्रता? तुम पहले स्व को जानो तब तंत्र की बात करो। जिस दिन स्व को जान लोगे, ये छोटे छोटे तंत्र अपने आप तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। ये बोध पैदा करना, और ये पैदा कब से हो सकता है? रिसर्च उन्होंने बताया
कम उम्र में ही हो सकता है। 16 साल के बाद आप प्रायश्चित कर सकते हो, जिंदगी नहीं जी सकते हो। जिंदगी जीने के लिए तो सबकॉन्शियस ही आपको ड्राइव करता है। ड्राइविंग सीट पर वही है, आप बगल में बैठ के ड्राइवर को नहीं, जैसे कभी कभी कहते हो अरे भाई थोड़ा धीमे चलाओ, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा देखो देखो ये ट्रक आ गया। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस को, ड्राइवर को इतना ही टोकता टाकता है कि चलाता तो ड्राइवर अपने मन से ही है ना, थोड़ा बहुत आपकी बात मान लिया। और जब लड़ जाता है तब आपका कॉन्शियस माइंड कहता है लो मैं कह रहा था ना कि लड़ जाओगे। तो अपराध कर बैठते हैं, झगड़े कर बैठते हैं, चीख चिल्लाहट कर बैठते हैं, अपराध बड़े बड़े कर डालते हैं, मर्डर तक कर डालते हैं, छोटे छोटे मेड़ के झगड़े में, बकरी के झगड़े में। ये कौन करता है? सबकॉन्शियस। क्योंकि सबकॉन्शियस कृतज्ञ नहीं है। अगर एक गुण सीख ले कोई, कृतज्ञ होने, तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। माँ के प्रति कृतज्ञता, पिता के प्रति कृतज्ञता, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, समाज के प्रति कृतज्ञता, प्राचीन संस्कृति की जो ज्ञान परंपरा है उसके प्रति कृतज्ञता। आधुनिक उसमें दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो, कॉग्निटिव कंटेम्परेरी मीनिंगफुल कस्टमाइजेशन करो, उसको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन उसके साथ करो। एक उदाहरण बस देकर के मैं फिर आपको से जिज्ञासाओं को बात करूंगा कि शिक्षा में वो ताकत है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बदल जाएगा अगर ऐसा हम पढ़ा भी देंगे, तो क्या बदल जाएगा, दुनिया ऐसी चलती है, ऐसी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है। 2-3 उदाहरण छोटे छोटे दे रहा हूं दुनिया के। जापान, अब उसका इतिहास पढ़िएगा। 1860 में वो लाता है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। और क्या बदलाव लाता है? यही बदलाव जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शुरुआत हो गई। वो कहता है कि भाई जापान में जो हमारी संस्कृति है, अपनी जो गर्व है, उससे दूर क्यों जा रहे हैं। विज्ञान सीखना है तो पहले बच्चे के अंदर नॉलेज क्रिएटर होने का आत्मविश्वास डालना पड़ेगा। उसके लिए अपनी संस्कृतियों को से आप्लावित करता है पूरा। 1860 सफाई कराना सिखाता है। यहां तो बच्चों को अगर कोई सफाई करा दो ना, तो गार्जियन लाठी लेके आ जाएगा कि तुम्हें फीस दे ले रहे 2000 रुपया, 2500 रुपया, या हमारे लड़का से तो कागज पे कोई ना करना, दिमाग खराब है वो। और वहां पर क्या है, 1860 में उन्होंने शुरू किया कि जो कक्ष में, कमरे में बच्चे पढ़ते हैं, पहले वो सफाई करेंगे अपने, और जो सबसे अधिक सफाई करेगा उसको इंटरनल असेसमेंट में ज्यादा अंक मिलेगा। और गार्जियन मोटिवेट किया, करो। क्योंकि जब आप कर्म से दूर भागोगे, जब आप उसको, ज्ञान को सिर्फ थ्योरेटिकल रखोगे, प्रयोग ही नहीं करोगे, अपनी स्वच्छता नहीं कर सकते, अपने शरीर की नहीं, अपने मन की नहीं, अपनी आत्मा को स्वच्छ नहीं कर सकते, निर्मल नहीं कर सकते, तो तुम कौन सा बड़ा काम करोगे? तुम्हारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता कहां से? और जब तक रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, अनिश्चितताओं से जूझने की क्षमता नहीं होगी, आविष्कारक नहीं हो सकते, लीडर नहीं हो सकते किसी फील्ड। हम नेताओं को कोसते जरूर है सभी लोग, अरे नेता है, अरे इनकर का पूछे के बाद, अलग अलग कमेंट करते रहते। लेकिन जब एक गुण उनका देखो, अनिश्चितताओं के साथ कितने अच्छे से समायोजन करते हैं। चीफ मिनिस्टर है कोई, पद से हट गया, दूसरे दिन देखिए उसके चेहरे पर लालिमा ही दिखेगी आप। और प्रेस में बाकायदा स्टेटमेंट दे रहा होगा, कुछ न कुछ कह रहा होगा दूसरे पार्टी के बारे में, किसी और कारण से जनता को बधाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने अफसरों को देखा है, मैं तो खुद रहा हूं, अगर थोड़ी गलत जगह ट्रांसफर हो गया ना, तो ऐसा लगता है कि विपत्ति का पहाड़ आ गया। आम आदमी को देख लीजिए, किसी शिक्षक को देख लीजिए, गवर्नमेंट टीचर को, जरा एक स्कूल से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए, उसे लगेगा कि तो बड़ा पहाड़ आ गया। क्यों? क्योंकि अनिश्चितताओं और परिवर्तनों का अभिनंदन करने का सामर्थ्य मानस हमने नहीं बनाया। इसलिए हम अनिश्चितताओं से घबराते हैं, हम यथास्थितिवाद के पोषक होते हैं, और जो स्टेटस कोइस्ट होता है वो सुविधाभोगी होता है,
वो कभी आविष्कार करने की दृढ़ता नहीं दिखा सकता। ये जापान ने उसमें डाला कैरिकुलम में, ये नेतृत्व पैदा किया। अपनी संस्कृति के गर्व को कुरेदो, छोड़ो उनके, गरिमा पैदा करो उनके। वो जापान 1860 से लेके 1915 के बीच में 55 वर्षों में दुनिया की महाशक्ति होता है, मात्र 55 वर्ष। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए 1978 से अपनी शिक्षा व्यवस्था में अमेरिका का गुलाम होता था। चाइना में आर्थिक रूप से निर्भरता से 1978 में अपनी शिक्षा में बदलाव लाता है, आमूल चूल। कहता है मंडरिन पढ़ाएंगे, हम कन्फ्यूशियस को भी पढ़ाएंगे, हम पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस सेंटर खोलेंगे। वो पूरी दुनिया में 400 कन्फ्यूशियस सेंटर खोला है उसने, और अपनी ऐसी गरिमा पैदा किया चाइना फर्स्ट की, या चाइना अमेरिका भी उससे घबराने लगा है। तीसरा उदाहरण नीदरलैंड, हॉलैंड। उसको नीदरलैंड क्यों कहते हैं? नो लैंड। नीदरलैंड का अर्थ होता है नो लैंड, जमीन नहीं थी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे जज्बा पैदा किया कि उन्होंने समुद्र के किनारे बांध बना के जमीन को रिक्लेम किया। जहां जमीन ही नहीं थी वहां वो फूलों की मंडी सजा करके पूरी दुनिया में विमान से फ्लावर का एक्सपोर्ट करते हैं और फल और सब्जियां बेचते हैं। और हम गंगा के किनारे अच्छी मिट्टी में रह करके दरिद्रता के लिए अभिशप्त हैं। मैं भी गंगा किनारे का व्यक्ति हूं, वाराणसी का रहने, अभिशप्त है। क्यों? पुरुषार्थ नहीं, अखंड पुरुषार्थ करने की जो धारणा होनी चाहिए, एक जो संकल्पवान व्यक्तित्व होना चाहिए, अनिश्चितताओं से जूझने का जो सामर्थ्य होना चाहिए। हम राम की आराधना करते हैं लेकिन रामत्व की प्रतिष्ठा नहीं करते अपने व्यक्तित्व। एक छोटी सी दिक्कत आ जाती, घबरा जाते हैं। फिर क्या राम के भक्त हो? जो व्यक्ति राजा होने के जा रहा था और वन में भेज दिया गया बिना किसी सुविधा के, और वन में कितनी उनको यातनाएं सहनी पड़ती हैं, कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं, फिर भी पत्नी का अपहरण तब हो जाता है, बार बार बेहोश होते हैं, भाई जो है मृत्यु के समीप जाकर के वापस आ पाता है, राजा होते हैं, इसके बाद भी लोक लज्जा के लिए पत्नी को भी वन में छोड़ देते हैं। फिर उनकी सेना उनके ही पुत्रों से पराजित होती है। फिर धनुष उठाते हैं तो सीता उपस्थित होती हैं। पत्नी इसके बाद अपने को प्राण त्यागती है पृथ्वी को समा करके। और फिर एक प्रसंग में राम को भी सरजू में अपना विसर्जन करना होता है, लोक मर्यादा के पालन और लोक सिद्धांतों के पालन के लिए। उनके जीवन का मैं उतार चढ़ाव होता, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए भगवान हुए। मनुष्य से भगवान की यात्रा होती है जब व्यक्ति संकल्पवान होता है, जब दृढ़ होता है, मर्यादा नहीं छोड़ता। अरे जब सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक चल रहा है तो आप बड़े बने रहिए परोपकारी। परोपकार की तो परीक्षा तब होगी जब आपके पास एक ही रोटी हो, सामने बच्चा भूखा तड़प रहा हो, आपकी भूख खूब लगी और उसकी रोटी देने का साहस आपके अंदर हो, तब है परोपकार। ऐसे 10 कंबल बांट करके सोशल मीडिया पर भेज करके और 4 जगह भंडारे लगाने से परोपकार नहीं होता। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, रामत्व की प्रतिष्ठा नहीं है, ये उसका उपहास है। तो ये जो दृष्टि है ये पैदा किया नीदरलैंड ने, चाइना ने, जापान ने, इजराइल ने। इजराइल कब स्वतंत्र होता है? मुट्ठी भर देश है, वो नेतन्याहू गलत कर रहा है सही कर रहा है, उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक 80 लाख का देश है। बलिया कितनी आबादी है? कितना? मतलब 2011 में, कुछ पिछली जनगणना ना, तो अब तो हो गया होगा करीब 35-40 लाख। और आजमगढ़ की आबादी हो गई होगी 60 लाख, मऊ की आबादी हो गई होगी 25-20 लाख। तीनों मिला दीजिए जरा, आजमगढ़ मंडल को कितनी आबादी हो गई? मतलब जितनी इजराइल की आबादी उसके 1.5 गुना। ठीक,
और वो अमेरिका भी आंख मिलाने से घबराता है उस इजराइल से। क्यों? शिक्षा व्यवस्था। उसने मंडारिन को मांझा, अरे हिब्रू को, और हिब्रू के माध्यम से अपनी जो ओल्ड उसकी संस्कृति थी जुडोइज्म की, अच्छी बुरी जो भी हो, उसके दर्शन में जो त्रुटियां हैं वो तो अलग व्याख्या का विषय है, लेकिन उस अपने दर्शन के प्रति उसको इतना संकल्पित किया शिक्षा के माध्यम से कि एक एक इजरायली अपने को इजराइल राष्ट्र मानता। नेतन्याहू का विरोधी भी जो होगा ना, वो भी गाजा के प्रकरण में विरोध नहीं करेगा, अपने को राष्ट्र मानता। और हमारे यहां जब तक दृश्य नहीं होगी 150 करोड़ लोगों में, तो आचार्य चाणक्य का अखंड भारत हो पाएगा क्या? या विश्वगुरु हो पाएंगे क्या? जब हम ही सनातनी नहीं हो रहे हैं, सनातन के मूल्य को ठीक नहीं समझ रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, अपने आचरण में नहीं उतार रहे हैं, तो दूसरे को उसकी श्रेष्ठ बात कैसे पहुंचाएंगे? एक जगह मैंने सनातन की जो व्याख्या की उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे बोलता हूं सनातन की व्याख्या पर, सत्यरित धर्म पर, वहां डिटेल नहीं जा रहा हूं। मैंने वहां व्याख्या रखी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में, वहां सब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बैठे थे बहुत सारे, सब लोगों ने, बड़े विद्वान थे, जेएनयू के भी कई प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा सिंह साहब अगर ये व्याख्या है सनातन धर्म की तब तो हम भी सनातन। तो हमने कहा यही है व्याख्या, उसके मानने वालों को भी मर्म समझना होगा, विरोध करने वालों को भी मर्म समझना होगा। ऐसे पागल नहीं है विल डुरांट, अमेरिका का फिलोसफर, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, यार्निन ऐसे प्रोटेस्टेंट को मानने वाला, जो कह रहा है कि भारत की संस्कृति विश्व को रक्षा कर सकती है, ऐसे कोई पागल नहीं है वो। और सोच समझ करके सनातन की सही व्याख्या करके सनातन की संस्कृति का चाहते हैं अपनावन। तो ये हम हर विषय में उसको स्थापित कर रहे हैं। जेई नीट का भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे को हम ऐसी स्थिति में नहीं लाएंगे अपने बोर्ड से कि 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स, 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स बोर्ड परीक्षाओं में, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री, और जब जेई नीट की परीक्षा हो रही है तो परसेंटाइल आ रही है 40, 48। उधर बट रही थी मिठाइयां, इधर हो रहे बच्चा कर रहा है सुसाइड। क्या तमाशा है? ये कौन सी शिक्षा है? अगर एक और, या तो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में दोष है, या हमारे शैक्षणिक के असेसमेंट में दोष है, या हमारे किसी मूल्यांकन के पद्धति में दोष है, या हमारे टेक्स्ट बुक में दोष है, हमारे सिलेबस में दोष है, कहीं तो दोष है। कम से कम इतना तो हो कि अगर कोई 100 आउट ऑफ 100 पा रहा है सीबीएसई में, माध्यमिक बोर्ड में 95, 90 पा रहा है, तो परसेंटाइल 85 के ऊपर तो हो। उसे मैच ही नहीं कर रहा है। इसलिए हमने अपनी फिजिक्स की किताबों का, प्रोफेसर एससी वर्मा, कोई साइंस के लोग हैं पढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले वर्मा जी हैं, कोई आईटीएन ऐसा नहीं होगा जो उनकी किताब बिना पढ़े आईटी में एंट्रेंस में पास हुआ होगा आज तक, विगत 30 साल। उन्हीं को हमने अपनी 9th to 12th की किताबों को, साइंस की किताबों का चेयरमैन इसलिए बनाया कि साइंस को खेल खेल में समझाओ, 6ठी 7वीं 8वीं तक रुचिकर, और 9वीं से 12वीं तक ऐसा सजाओ कि बच्चे के अंदर साइंटिस्ट होने का और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेल करने का सामर्थ्य हो। वो ऐसा ना हो कि बोर्ड ही रिडंडेंट हो जाए। कल बोर्ड रिडंडेंट हो रहे, आपके बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे कि रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ डमी स्कूल। एक बहुत पढ़े हुए दिल्ली परिवार में गया तो मैंने पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? बोला अंकल डमी स्कूल। तो मैंने सोचा कि भाई जैसे दुनिया अजीब अजीब नाम रखते हैं ना लोग स्कूलों, हमने कहा कि नाम रख दिया होगा डंकी डमी टाइप कुछ। मुझे लग रहा है आप डंकी स्कूल भी लिख दो तो भी लोग आ जाएंगे एडमिशन में। इतना कॉलोनियलिज्म हावी है कि अंग्रेजी दिखना चाहिए वहां। तो हमने कहा डमी, तो बोला बड़े उससे कह रहा है, कॉन्फिडेंस है बच्चा 15 साल का, कह रहा है अंकल आप तो एक बोर्ड के अध्यक्ष हो, आईएएस की नौकरी किए हो, आपको इतना भी नहीं मालूम है कि डमी स्कूल क्या है। हमने कहा बेटा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं जानता, लेकिन बताओ ना क्या है। तब तक उसके पिताजी सुन रहे थे, अरे बोले सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा क्या है? जानता तो मैं पहले था, लेकिन बच्चे से सुनना चाह रहा था। बड़े गर्व से कह रहा था डमी स्कूल में पढ़ता।
तो मैंने उसको बहुत समझाया, हमने कहा बेटा तुम IIT-JEE में 1% लोग भी सफल नहीं होते, 99% क्या करेंगे? फिर वो डंकी बनेंगे, फ्रस्ट्रेटेड, अनप्रोडक्टिव, अनएंगेजिंग, अनकंट्रीब्यूटिंग सिटीजन के रूप में। इसलिए तुम पहले अपना पूरा सामर्थ्य गढ़ो, दृष्टि गढ़ो, वरना IIT भी हो जाओगे ना, पुल आज बनाओगे अगली बारिश में ढह जाए। क्यों? क्योंकि तुम 40% कमीशन लोगे, दृष्टि है नहीं। कलेक्टर हो जाओगे तो हर स्कीम में कमीशन ढूंढो, शीर्ष पदों पर भी जाओगे तो दृष्टि नहीं है, तो दक्ष होके क्या करोगे? तो ये डिस्पोजिशन गढ़ना है, दृष्टि गढ़ना है बच्चों, और दृष्टि अच्छी होगी ना तो गुरुकुलों में पढ़ने वाले लोग ही विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, कणाद थे, गौतम थे। तो किसी एकेडमी में या डमी में या किसी कोलंबस और वास्को डिगामा स्कूल में नहीं पढ़े थे, वो गुरुकुल में पढ़े थे, व्यवहारगत रूप से पढ़े थे, सही संस्कार से पढ़े थे, प्रेक्षण की क्षमता पैदा किया उनके गुरुओं ने, प्रयोग की क्षमता पैदा किया, नेतृत्व की क्षमता पैदा किया, प्रमाद से दूर रहने का उनके अंदर सामर्थ्य डाला, उनके अंदर रामत्व की प्रतिष्ठा किया, शिवत्व की प्रतिष्ठा किया, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा किया, शक्तत्व की प्रतिष्ठा किया, जिससे कि वो किसी भी चुनौतियों का सामना करने में अपने को सामर्थ्यशील हो, संघर्षशील हो, अनिश्चितताओं के साथ समायोजन और संघर्ष करने की क्षमता हो, युगानुरूप ज्ञान संपदा को सृजन करने का, नेतृत्व करने की दक्षता हो। ये शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होगा और यही संस्कार चाहिए, यही संस्कार है कि संस्कृति के रक्षण के लिए संस्कार और संस्कार के समायोजन के लिए उचित दर्शन और संस्कृति का गर्व। जब तक ये अप्रत्यक्ष रूप से, बौद्धिक रूप से विमर्श करके नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बच्चों को हम, हमारे चरक साहब ने जो खाने पाने की थाली हमारी बनाई ना, उसमें जितने मसाले थे, जीरा, अजवाइन, सौंफ, किसी को मालूम नहीं है दादी नानी को कि इससे ये फायदा होता है, लेकिन उन्होंने उसमें डाल दिया तो खाते हैं, तो सफल थे, स्वस्थ थे। वो जीवेत शरद सतम, पश्येम शरद सतम, श्रृणयाम शरद सतम। लेकिन आज हम उसको भूल करके उस थाली को कहते हैं अवैज्ञानिक है, ये विज्ञान तो पिज्जा में है, तो उधर आ गए। तो ये सिस्टम को कहीं न कहीं आप लोग एक पहले से मंथन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूं, आप भी कहते होंगे इस बात, लेकिन चूंकि एक बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मैं बोर्ड के उद्देश्य को आपसे प्रस्तुत करने आया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कहूं। हो सकता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, महसूस करते होंगे इन बातों को। तो बच्चे के अंदर गढ़ना है अनुभूति और अभिव्यक्ति की क्षमता। अनुभूत प्रामाणिक रूप से करें और उसका अभिव्यक्त ईमानदारी से। ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा तो अपने आप संस्कार ठीक होगा, देश आगे बढ़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी दृश्य से जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड सारे बोर्ड के समकक्ष इक्विवेलेंस घोषित है सर्टिफिकेट के एंगल से। जैसे बहुत भ्रम होता है कि सर्टिफिकेट पता नहीं मान्य होगा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, एडमिशंस में, हर जगह मान्य होता है, क्योंकि एकमुश्त पहला बोर्ड है ये, जिसको एकमुश्त देश के सभी नेशनल और स्टेट बोर्ड के समकक्ष भारत सरकार ने ही घोषित कर दिया। बाकी को अप्लाई करना पड़ता धीरे धीरे। इन्होंने, भारत सरकार ने जो बनाया तो मैंने प्रस्तुत किया कि साहब इसको हम कोप्से में क्यों जाएं इक्विवेलेंस लेने के लिए, कोप्से तो प्राइवेट बॉडी है। तो पता चला कि कोई गवर्नमेंट की बॉडी ही नहीं है जो इक्विवेलेंस करती है। तब उन्होंने 15 नवंबर 2021 को एक संस्था, फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि अब ये इक्विवेलेंस ड्रॉ करेगी विभिन्न बोर्ड के बीच। और हमारा पहला बोर्ड है जो हमारे कैरिकुलम को देख के, जो भारत सरकार के मानक थे, एनसीएफ को फॉलो करना, एनईपी से अलाइंड होना, भारतीय ज्ञान परंपरा को गर्भित करना विषयों में, आरटीई को पालन करना, ये सारे मानकों को देखते हुए, हमारे कैरिकुलम को देखते हुए कि आधुनिक शिक्षा भी है, भारतीय ज्ञान का भी समावेश है, फिर उन्होंने हमारे बोर्ड को सारे नेशनल स्टेट बोर्ड के समकक्ष उन्होंने एकमुश्त एक ऑर्डर से
3 अगस्त 2022 को इक्विवेलेंस घोषित किया और 3 फरवरी 2023 को सारे स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखा। और अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड भारत सरकार के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसको ब्राउज करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा CBSE, NIOS, भारतीय शिक्षा बोर्ड और एक संस्कृत का बोर्ड है संदीपनी। ये 4 मिलेंगे सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें स्पॉन्सरिंग बॉडी का नाम भी नहीं। और एक बोर्ड 5वां लिखा मिलेगा, प्राइवेट बोर्ड ICSE। उसको इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मान्य नहीं मानते हो क्योंकि उन्होंने जब नोटिस दिया तो ICSE हाईकोर्ट में चली गई दिल्ली कि साहब ये हमारे बच्चों का भविष्य होगा। कहिए, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको किसने कहा कि ऑल इंडिया बोर्ड है? ऑल इंडिया बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी ना रिकॉग्नाइज। तो उन्होंने कहा आप कैसे आप ऑल इंडिया हो? तो तुरंत हाईकोर्ट के स्टे पर चल रहा है ICSE, चेक कर लीजिएगा। ये लीगल फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो ICSE में जाने में तो गौरव है क्योंकि वहां पर कुछ और है जो आधुनिक है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार ने बना दिया तो उसमें तमाम तरह की हेजिटेशन है कि साहब कहीं बोर्ड खत्म तो नहीं होगी। ICSE नहीं खत्म हो रही, जिसका कोई लीगल बर्थ नहीं, कोई मैंडेट नहीं, ना उसकी कोई फुटिंग कॉन्सेप्चुअल भारत के साथ। तो इसको हम कहां ले जा रहे हैं? एक बार शर्मिंदो कहते थे, उसी बात से कंक्लूड करके मैं आपसे जिज्ञासाएं पूछूंगा। वो कहते थे ये कौन सी शिक्षा है भारत में, 1950 में बोला है, ये कौन सी शिक्षा है भारत में जिसमें भारत बोध ही नहीं है, जिसमें भारत दिखता ही नहीं है? ये कैसी शिक्षा भारतीय है कि इसमें न भारतीय दर्शन का बोध है, न भारतीय जीवन पद्धति का बोध है, न भारत की प्राकृतिक संपदा का बोध है, न भारत की सांस्कृतिक यात्रा का बोध है, न भारत के तीर्थ स्थलों का बोध है, न भारत के उत्थान पतन के इतिहास का बोध है। ये कौन सी शिक्षा है जो भारतीय शिक्षा के रूप में पढ़ा है? 1950 में कहा है। लेकिन हमें भी बोध मिलेगा, सहयोग मिलेगा और माँ भारती की सेवा भारत की दृष्टि से, भारत बोध के साथ वैश्विक नेतृत्व योग्य हम भारत की गरिमा से जुड़े हुए युवाओं को गढ़ने में शिक्षा को कारगर और सार्थक बना पाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम।